नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं अर्धसत्य। गांधी जी के 3 बंदरों की कहानी हर बार हम सब सुनते हैं। एक की आंख बंद होती है, एक का कान और एक का मुंह। कहा यह जाता है कि ना बुरा देखो, ना बुरा सुनो और ना बुरा बोलो। लेकिन जब कोई संस्था लोक कल्याण के पद पर बैठा व्यक्ति अगर ऐसा करने लगे तो अंधेरगर्दी छा जाती है, क्योंकि भ्रष्टाचार, अपराध, कदाचार बढ़ते रहेंगे और व्यवस्था देखने, सुनने, बोलने से इनकार करती रहेगी। तो नियम कायदों के बीच में चलने वाली और अनुशासन का आग्रह करने वाली व्यवस्था भी जंगल में बदल जाएगी। बिहार के विश्वविद्यालयों में चल रही धांधली, अराजकता और लूट को लेकर राजभवन की चुप्पी स्थितियों को विस्फोटक और वहां के माहौल को बीमार कर रही है। ये राजेंद्र प्रसाद हैं। अब इनकी पहचान बताने की मुझे जरूरत नहीं, फिर भी औपचारिकता निभा देता हूं। ये मगध विश्वविद्यालय बोधगया के वाइस चांसलर हैं और इनको बिहार के राज्यपाल ने 1 महीने की मेडिकल लीव पर भेज दिया है। होना तो चाहिए इनका सस्पेंशन या टर्मिनेशन, लेकिन इनके लिए जो सबसे सुविधाजनक स्थिति थी वही अपनाई गई। सरकारी छुट्टियों में मेडिकल लीव के लिए जरूरी है कि आपके पास आपकी बीमारी के मेडिकल डॉक्यूमेंट्स हों, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, लीव अप्रूव करते समय इनकी तरफ से ऐसा कोई डॉक्यूमेंट जमा नहीं किया गया। अब मेडिकल लीव पर गए क्यों? वो इसलिए क्योंकि इनको लेकर बड़ा कांड हुआ। इनके आवास, दफ्तर और गोरखपुर के मकान पर बिहार की विजिलेंस टीम ने छापा मारा था। इस रेड में उनके मकान से 2 करोड़ रुपए की नकदी, 1 करोड़ के सोने के जेवर और उतनी ही रकम की जमीन के कागजात बरामद हुए। वैसे इन पर 30 करोड़ के घोटाले का आरोप है और इसका पूरा ब्यौरा मैंने आपको पिछले एपिसोड में दिया था। इस एपिसोड का मकसद ये है कि बिहार के विश्वविद्यालयों में जो मौजूदा स्थितियां हैं उनको लेकर एक रहस्यमयी और खतरनाक उदासीनता है, जिसको आईना दिखाया जाना जरूरी है। राजेंद्र प्रसाद के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप है, लेकिन उस आदमी का जो सरकारी आवास है वो अब भी उसके कब्जे में। विजिलेंस डिपार्टमेंट राज्य सरकार से यह आग्रह कर चुका है कि उस मकान को खाली करवाया जाए। बहुत संभव है वहां से कुछ और सबूत मिलें, लेकिन मकान अगर उनके कब्जे में रहेगा तो वो सारे सबूत या तो गायब कर दिए जाएंगे या फिर उनसे छेड़छाड़ कर दी जाएगी। विजिलेंस की रिक्वेस्ट पर राज्य सरकार ने महामहिम को 2 बार अनुशंसा भेज दी। दूसरी अनुशंसा को गए तो 8 दिन गुजर गए, लेकिन घर अब भी घनघोर भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे वीसी राजेंद्र प्रसाद के पास ही है। राजेंद्र प्रसाद आज की तारीख में कहां हैं, कौन सा इलाज करवा रहे हैं, आप जानना चाहेंगे, मगर इससे पहले दूसरे मामले को देख लेते हैं। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के वीसी एसपी सिंह के खिलाफ जांच की अनुशंसा बिहार सरकार ने की। कारण यह है कि उनके खिलाफ मौलाना मजरूल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप है। यह आरोप किसी और ने नहीं बल्कि विश्वविद्यालय के मौजूदा वाइस चांसलर प्रोफेसर कुद्दूस ने लगाया है। एसपी सिंह अरबी फारसी विश्वविद्यालय के प्रभारी चांसलर थे। मामला उस समय का है और इसके बारे में पिछले एपिसोड में मैंने आपको विस्तार से बताया भी था। एसपी सिंह जिस विश्वविद्यालय के स्थायी वीसी हैं वो मिथिला यूनिवर्सिटी है और वहां भी धांधली और गबन के कई आरोप उन पर हैं। राज्य सरकार ने अरबी फारसी विश्वविद्यालय के मामले में जांच कराने की सिफारिश बिहार के राज्यपाल फागू चौहान से की, लेकिन इसको भी हफ्ता गुजर चुका है, पर अब तक हुआ कुछ नहीं। यही नहीं, कुछ रोज पहले बिहार के शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने राज्यपाल से मुलाकात की थी और कहा था कि राजेंद्र प्रसाद और एसपी सिंह को लेकर राज्य सरकार ने जो अनुशंसाएं भेजी हैं उनके मुताबिक राजभवन से आदेश जारी किया जाए, यानी जांच करवाई जाए। जुबानी जमा खर्च में लगता तो कुछ है नहीं, इसलिए कह दिया गया कि हाँ जांच होगी और कमेटी बिठाई जाएगी। लेकिन शिक्षा मंत्री शायद अब भी उस वादे के पूरे होने का इंतजार कर रहे होंगे जो उनसे किया गया। इंतजार तो अरबी फारसी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर कुद्दूस भी कर रहे होंगे। जो जांच कमेटी बनेगी वो अन आरोपों के बारे में उनसे पूछताछ करेगी और वो सारे सबूत सामने रखेंगे जो आरोप उन्होंने प्रोफेसर एसपी सिंह पर लगाए हैं अपने हक में। लेकिन ये इंतजार है और इंतजार की कोई तयशुदा उम्र होती नहीं। वो 5 मिनट का हो सकता है, 5 साल का भी हो सकता है और 50 साल का भी।
तो बिहार के शिक्षा मंत्री और प्रोफेसर कुद्दूस दोनों को नहीं पता कि उनका इंतजार कितना लंबा है। एसपी सिंह ने अपने कारनामों की कीर्ति पताका आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय में भी फैला रखी है। वे वहां के भी प्रभारी कुलपति रहे। पता नहीं उनमें ऐसा कौन सा सुरखाब का पर लगा है कि जहां से भी कुलपति हटते हैं प्रभार उनको दे दिया जाता है। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय में बोर्ड ऑफ एफिलिएशन ने 2015 के बाद किसी कॉलेज को एफिलिएशन नहीं देने की बात कही। कारण ये कि संसाधनों के आधार पर एफिलिएशन देने का जो कोटा है वो पूरा हो चुका है। लेकिन इसी साल आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के प्रभारी वीसी एसपी सिंह और प्रभारी रजिस्ट्रार पीके वर्मा ने 3 महीने के भीतर, ध्यान रखिएगा, 3 महीने के भीतर 2 नहीं बल्कि 30 कॉलेजेस को मान्यता दे दी। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के जरिए बीबीए, बीसीए, बीएससी नर्सिंग और बी फार्मा जैसे कॉलेजों को डिग्री दी जाती है। यानी कि वहां जो बच्चे पढ़ते हैं उनको डिग्री यहीं से जाती है, यहीं से मिलती है। ऐसे प्रोफेशनल कोर्सेज चला रहे कॉलेजेस को विश्वविद्यालय नियम को ताक पर रखकर एफिलिएशन देता है, बिना ये देखे कि कॉलेज जरूरी नियमों का पालन करते हैं या उन शर्तों को पूरा करते भी हैं या नहीं। एफिलिएशन दे दिया जाता है, दे दिया गया। आरोप ये है, और इस तरह की मेहरबानियां खैरात में तो होती नहीं है। तो ऐसे एफिलिएशन के जरिए 10 करोड़ रुपए का घोटाला किए जाने का आरोप भी है। वीसी और रजिस्ट्रार की जोड़ी भी ऐसी बनाई जा रही है कि दोनों बिना किसी मतभेद मनभेद के बहती गंगा में एक साथ हाथ धो सके, क्योंकि दोनों में से किसी एक ने अड़ंगा लगा दिया तो घर आई लक्ष्मी लौट जाएगी। इसलिए आर्यभट्ट में वीसी एसपी सिंह को रजिस्ट्रार पीके वर्मा मिल गए और मिथिला विश्वविद्यालय में उसी एसपी सिंह को रजिस्ट्रार मुश्ताक अहमद मिल गए। मुश्ताक अहमद के लूटने कूटने की कालजयी कहानियां मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताई थी। उनसे भी बड़े घाघ हैं जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा के रजिस्ट्रार डॉक्टर रवि प्रकाश बबलू। इन्हें इसी साल मई में यह जिम्मेदारी दी गई और इनका समूचा करियर इतना चमकदार रहा है कि इनके खिलाफ भ्रष्टाचार और धांधली के मामले में भी चार्जशीट दाखिल हुई, मुकदमा दर्ज हुआ, सस्पेंड किए गए, सजा के तौर पर ट्रांसफर हुआ। लेकिन रजिस्ट्रार बनाने के लिए बिहार के राज्यपाल को इनसे बेहतर विकल्प नजर नहीं आया। प्रोफेसर बबलू की कहानी बताना जरूरी है, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे संगीन आपराधिक मामलों में आरोपी रहे लोगों को रजिस्ट्रार और वीसी जैसे ओहदों पर बिठाया जाता है। यह बिठाया जाना पतन की ऐसी गाथा है जिसके उदाहरण आपको बहुत कम मिलेंगे। प्रोफेसर आरपी बबलू सीवान जिले के हरिराम कॉलेज नरवा के फिलॉसफी डिपार्टमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर थे। बात 2015 की है। उस समय वीसी हुआ करते थे दिजेंद्र गुप्ता और रजिस्ट्रार थे डॉक्टर आरपी बबलू। दोनों की खूब छंती थी और दोनों ने पैसों के लिए समूचे विश्वविद्यालय को छान मारा। उन दिनों विश्वविद्यालय में गैंग तैयार हो गया जो मनमाना फैसला करने और लूट खसोट में दिन रात लग गया था। भ्रष्टाचार से तब ऐसे कोहराम मचा कि बिहार के विजिलेंस डिपार्टमेंट ने कॉपी खरीद के घोटाले में मुकदमा दर्ज किया, जिसमें न सिर्फ वीसी दिजेंद्र गुप्ता आरोपी थे बल्कि प्रोफेसर आरपी बबलू पर भी मुकदमा दर्ज हुआ। 31 जनवरी 2015 को प्रोफेसर रवि प्रकाश बबलू पर धारा 409, 420, 467, 477 ए 34, 120 बी और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 की धारा 13(1)D और 13(2) के मुकदमे दर्ज हुए। ये सारे मामले जो हैं, सारी धाराएं संगीन आरोप के तहत आती हैं। भ्रष्टाचार के इस शैक्षिक मामले में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो पटना के अनुरोध पर तब चांसलर और राज्य के गवर्नर रामनाथ कोविंद, जो आज की तारीख में भारत के राष्ट्रपति हैं, उनकी अनुमति से राज्य सरकार ने रवि प्रकाश बबलू पर भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितता का आरोप सही पाया और मुकदमे की मंजूरी दी गई। इसके बाद मुजफ्फरपुर में 12 सितंबर 2015 को उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई, जिसका नंबर है 64/2015। भ्रष्टाचार के इस मुकदमे में डॉक्टर बबलू जमानत पर हैं और आज भी मुकदमा मुजफ्फरपुर विजिलेंस कोर्ट में पेंडिंग है। दूसरी तरफ विश्वविद्यालय ने एक जांच कमेटी बनाई जो राजभवन के आदेश पर ही बनी। कमेटी ने सिफारिश की कि आरोपी शिक्षकों का सस्पेंशन इस आधार पर किया जा सकता है कि उनको जिस कॉलेज में हैं वहां से ट्रांसफर कर दिया जाए और भविष्य में
कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव काम ना दिया जाए, ना किसी कमेटी का मेंबर बनाया जाए। इसके आधार पर प्रोफेसर बबलू को बीजीआर कॉलेज महाराजगंज से हरिराम कॉलेज मैरवा ट्रांसफर किया गया था। जिस व्यक्ति के खिलाफ इतने मामले हों, उसे फिर से रजिस्ट्रार बनाया जाना इस बात की गवाही है कि आज की तारीख में बिहार के विश्वविद्यालयों में जिम्मेदारी के ओहदों पर किस तरह के लोगों को बिठाया जा रहा है। एक और नमूना सुनिए। जयप्रकाश विश्वविद्यालय में आज से 3.5 साल पहले 28 लोगों को सिंडिकेट ने नियुक्ति की तमाम शर्तों के आधार पर अपॉइंट किया और 200 से ज्यादा लोग ऐसे थे जिनको सिंडिकेट ने अयोग्य माना, क्योंकि जो अपॉइंटमेंट की शर्तें थी उस पर वो खरा नहीं उतरते थे। आरपी बबलू ने रजिस्ट्रार बनते ही उन 235 लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया जो अयोग्य ठहराए जा चुके हैं। उनके इस फैसले को भी चैलेंज किया गया है। स्थितियां इतनी विकट हो गई हैं कि कानून की धज्जियां उड़ाना, अनाप शनाप तरीके से खरीद करना और ये सब कुछ पिछले 2-2.5 वर्षों में तेजी से बढ़ा है। बिहार में जो भी यूनिवर्सिटीज हैं वह बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी एक्ट के तहत चलती हैं और इस एक्ट में अलग अलग फैसलों के लिए अलग अलग कमिटीज का प्रावधान है। उन कमिटीज के ऊपर सिंडिकेट होता है, सीनेट होता है। अब जितने भी खरीद बिक्री से जुड़े हुए काम हैं उनका प्रस्ताव परचेज कमेटी करती है। यह प्रस्ताव फाइनेंस कमेटी के पास जाता है। फाइनेंस कमेटी सब कुछ देखने परखने के बाद सिंडिकेट को बढ़ाती है। सिंडिकेट का मतलब आप यूं समझिए कि यूनिवर्सिटी में ये कैबिनेट की तरह होता है, जिसका वाइस चांसलर प्रधानमंत्री की तरह होता है। सिंडिकेट की अनुमति के बाद ही कोई भी खरीद होती है या फाइनेंस से जुड़ा हुआ कोई भी फैसला होता है। लेकिन हो क्या रहा है, इसका नमूना सुनिए। भागलपुर विश्वविद्यालय में 1 साल की सारी खरीदारी एक दिन में कर दी गई और इसके लिए समूची फाइनेंस कमेटी को ही नए सिरे से गठित कर दिया गया। बिहार यूनिवर्सिटी स्टेट एक्ट 1978 कहता है कि किसी भी विश्वविद्यालय में वित्त समिति में जो पद खाली होगा वो राजभवन की अनुशंसा या सहमति के बाद भरा जाएगा। लेकिन विश्वविद्यालय की तरफ से वित्त समिति के पुनर्गठन का प्रस्ताव राजभवन को भेजा गया। यानी कानून में जो करना लिखा ही नहीं गया है, संभव ही नहीं है, वह किया गया और राजभवन में फाइनेंस कमेटी के पुनर्गठन के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई। नतीजा ये कि कमेटी बैठी, साल भर की खरीद का प्रस्ताव आज आया और कल उसको अनुमोदित कर दिया गया। और ये सब जानते हैं किसके जरिए हुआ? हनुमान पांडे, मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर हैं हनुमान पांडे, जिनके ऊपर वहां भी कई तरह की अनियमितताओं और धांधली के आरोप हैं, उन्होंने किया। हनुमान प्रसाद पांडे जो भागलपुर के कार्यकारी कुलपति है, प्रभारी कुलपति है, वहाँ तो उन्होंने धांधली भ्रष्टाचार किया है, कर ही रहे हैं। ये बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर के जो भी कुलपति हैं, वहाँ इन्होंने फर्स्ट में करोड़ों रुपए की बार कोडिंग और प्रिंटिंग के नाम पे करोड़ों रुपए कुछ काम कराए और कुछ बिना काम कराए करोड़ों रुपए का इन्होंने अनियमित भुगतान करके लूट खसोट किया। दूसरा, फार्मेसी 8 से ऊपर फार्मेसी कॉलेज को माननीय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के नियम विरुद्ध इन्होंने एप्लीकेशन दिया और 53 नए कॉलेज फार्मेसी कॉलेज का प्रपोजल दिया। तीसरा, उसके बाद अमिता शर्मा सीसीडीसी, उसको 8 विभिन्न पदों पर नियम विरुद्ध पदस्थापित करके रखी हुई है। उसके बाद चौथा, वोकेशनल कोर्स में 100 से अधिक अवैध नियुक्ति करके करोड़ों की वसूली की। उसके बाद 5वां, एमएड में करोड़ों की वसूली करके 40 से लेकर 70 100 सैकड़ों लोगों की जो है सो एमएड में जो है टेम्परिंग करके रिजल्ट वगैरह में धांधली किया। उसके बाद गेस्ट टीचरों में भी जो करोड़ों की धांधली घूसों की वसूली करके कई लोगों का नाम जोड़ तोड़ के टेम्परिंग करके बनाया गया। उसके बाद मिथिला यूनिवर्सिटी में भी कुछ दिन के लिए चार्ज में है, वहाँ सीईटी बीएड 2000 में बिना आवश्यकता के 70 से 80 लाख रुपए की उत्तर पुस्तिका छपाई करके उसका भी जो है मनमाने रूप से धांधली करके विश्वविद्यालय को चूना लगाया। आज की तारीख में आप देखेंगे कि बिहार में एक वीसी 2 और 3 विश्वविद्यालय या उससे ज्यादा विश्वविद्यालयों का प्रभार लिए बैठा हुआ है, उसको दे दिया जाता है। और प्रभार को लेकर 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, जिसके मुताबिक अगर किसी विश्वविद्यालय में वीसी की जगह खाली होती है तो अगली नियुक्ति तक वहां के प्रो वाइस चांसलर या सीनियर मोस्ट डीन प्रभार देखेंगे। लेकिन इस फैसले के मुताबिक बिहार में कुछ होता ही नहीं है।
मुजफ्फरपुर के वीसी भागलपुर का प्रभार देखते हैं, दरभंगा के वीसी अरबी फारसी विश्वविद्यालय और आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय का प्रभार देखते हैं जो पटना में है। कोई आदमी दूर बैठकर इतने महत्वपूर्ण पद के दायित्व का निर्वहन सुचारू रूप से कैसे कर सकता है, ये एक बड़ा प्रश्न है। सवाल तो ये भी है कि बिहार के सभी विश्वविद्यालयों का टेंडर लखनऊ की 2 कंपनियों मेसस पूर्वा ग्राफिक्स एंड ऑफसेट और मेसस एक्सलिकेट सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड को ही ज्यादातर क्यों दिया जाता है। सवाल ये भी है कि क्लर्क, 4th ग्रेड के कर्मचारी और सिक्योरिटी गार्ड के लिए आउटसोर्सिंग भी कुछ तय कंपनियों के पास ही क्यों जाती है। जांच तो इस बात की भी होनी चाहिए कि मनमाने तरीके से दिए जाने वाले टेंडर, तय किए जाने वाली एजेंसीज और दूसरे अहम मामलों को लेकर लखनऊ का कनेक्शन क्या है। लखनऊ में भैया जी कौन है जिनकी चर्चा बिहार के विश्वविद्यालयों में खूब रहती है। स्थिति ये है कि विधान परिषद में विश्वविद्यालयों को लेकर बार बार चिंता जताई जा रही है। राज्य के पारंपरिक विश्वविद्यालयों में बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम के स्थापित प्रावधानों की अनदेखी कर कुलपति एवं संबंधित पदाधिकारियों द्वारा धड़ल्ले से कई प्रकार के विवादास्पद क्रय भुगतान की प्रक्रिया में सुनियोजित लूट को अंजाम दिया गया है। लोक धन के इस लूट का विशेष उद्देश्य विश्वविद्यालय वार लगभग सदृश मदों के क्रय अथवा भुगतान से है। राज्य सरकार के स्पष्ट निर्देशों के विपरीत बिना जेम पोर्टल पद्धति अपनाए ही जरूरत से ज्यादा उत्तर पुस्तिकाओं का क्रय, बिना विहित प्रक्रिया अपनाए ही पुराने संस्करणों की अनुपयोगी पुस्तकों का क्रय तथा आउटसोर्सिंग और ऑटोमेशन के साथ साथ UMIS एजेंसियों का मनमाने ढंग से चयन कर बड़े पैमाने पर वित्तीय कुकृत्य किया गया है। यहाँ तक कि कई पूर्व एवं वर्तमान कुलपतियों द्वारा खासकर पूर्णिया विश्वविद्यालय पूर्णिया तथा तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के साथ साथ अन्य विश्वविद्यालयों में भी इस क्रम में क्रय विक्रय समिति एवं वित्त समिति को अनियमित रूप से गठित किया कराया गया है। संप्रति बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम में राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालय प्रशासन पर प्रभावी प्रशासनिक एवं अकादमिक नियंत्रण हेतु किसी प्रकार का तंत्र नहीं रहने के कारण स्थिति अराजक बनी हुई है। विधान परिषद और विधानसभा में बिहार के विश्वविद्यालयों में जनता के पैसों की लूट का मामला उठता तो है, लेकिन यूनिवर्सिटी सर्विस से जुड़े एक्सपर्ट जो बात कह रहे हैं वह भी गौर करने वाली। 2013 में जब देवानंद कुंवर बिहार के राज्यपाल हुआ करते थे तो उनके कुछ मनमाने फैसलों के खिलाफ राज्य सरकार ने मुकदमा लड़ा और सुप्रीम कोर्ट तक गई। देश की सबसे बड़ी अदालत ने फैसला दिया कि आगे से चांसलर यानी कि राज्यपाल जब भी कोई नियुक्ति करेंगे तो वह सिलेक्शन कमेटी की सिफारिश के आधार पर होगी और इसके लिए राज्य सरकार से प्रभावी विमर्श यानी कि इफेक्टिव डिस्कशन करना होगा। ऐसे में तमाम विश्वविद्यालयों में हो रही नियुक्तियों और नियुक्त हो रहे लोगों के जरिए संगठित लूट जो चल रही है, इससे राज्य सरकार कैसे अपने आप को अलग कर सकती है। यह बात दुरुस्त है, सवाल वाजिब है। एक्सपर्ट्स की राय में विश्वविद्यालयों पर नियंत्रण के लिए राज्य सरकार अब रास्ते निकाल रही है और आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के 2 हिस्से, एक इंजीनियरिंग और एक मेडिकल की 2 यूनिवर्सिटीज बनाई जा रही हैं। उनमें चांसलर मुख्यमंत्री को बनाया जाएगा। राज्य में एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी खुल रही है, उसके भी चांसलर मुख्यमंत्री ही होंगे। अभी का जो संकट है वो ये कि यूनिवर्सिटी ऑटोनोमस तो हैं, लेकिन वहां अकाउंटेबिलिटी तय करना मुश्किल है। यही कारण है कि तमाम वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार के खिलाफ मामले तो दर्ज हुए, लेकिन आज तक एक को भी सजा नहीं मिली। इससे भ्रष्टाचार करने वालों का मनोबल बढ़ता है। मनमाफिक तरीके से मनमाफिक लोगों को लेकर कमेटियां बना दी जाती हैं, जैसे परचेज कमेटी, प्रमोशन कमेटी, अपॉइंटमेंट कमेटी या फिर एफिलिएशन देने के लिए कमेटी। नियम को ताक पर रखकर सिफारिश करा दी जाती है, अनुमोदन करा दिया जाता है, करोड़ों के वारे न्यारे कर लिए जाते हैं। इस अराजक स्थिति में शिक्षा पर होने वाले जरूरी खर्च को लगभग शून्य कर दिया जाता है। लैब, रिसर्च, एजुकेशन ट्रिप, एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेस, प्रोजेक्ट्स, इन पर जो खर्च होना चाहिए होता ही नहीं। खर्च होता कैसे है इसके बारे में मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था। आज भी एक उदाहरण रखता हूं। पूर्णिया विश्वविद्यालय जो 2018 में बना उसमें स्टूडेंट्स थे 30,000, लेकिन इम्तिहान के लिए कॉपी खरीदी गई 11 लाख।
18 ऐसे कोर्स शुरू किए गए जिसके लिए राज्य सरकार की अनुमति ली ही नहीं गई। मनमाने तरीके से सिलेबस तैयार कर लिया गया और बच्चों को सर्टिफिकेट भी दे दिया गया। किराए के मकान पर वाइस चांसलर ने 10 लाख रुपए मेंटेनेंस का खर्च कर दिया। जिस मकान में आप किराए पर रहते हैं उस मकान के मेंटेनेंस पर 10 लाख, और वहीं क्लास में बच्चों के बैठने की मामूली व्यवस्था तक नहीं है। यही स्थितियां हैं बिहार के विश्वविद्यालयों की। पटना विश्वविद्यालय, जो बिहार का बेहतरीन विश्वविद्यालय माना जाता है, उसमें आज तक ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल शैक्षणिक और प्रशासनिक निगरानी के लिए ऑनलाइन व्यवस्था नहीं बन पाई। दशकों पहले सरकार और यूजीसी ने कंप्यूटर लैबोरेटरी के लिए करोड़ों का फंड रिलीज किया था, लेकिन अब तक यहां के बच्चे इस सुविधा से कोसों दूर हैं। यूनिवर्सिटी के पास कुछ नए स्मार्ट क्लासरूम तो बने हैं, पर क्लास की रिकॉर्डिंग के लिए जरूरी स्टूडियो बनाने का काम अब तक अटका हुआ है। अब सवाल यह है कि राजभवन से पैसे को रिलीज कराने के लिए जिस आदमी का फोन जाता है, विजय सिंह, वो कौन है? इनके बारे में पता करना जरूरी है, क्योंकि एक वाइस चांसलर का आरोप है कि फोन इनका आया था। जो कॉल डिटेल्स इनकी हैं और दूसरी गतिविधियां हैं, उनकी भी जांच होनी चाहिए। लखनऊ में बैठकर अतुल श्रीवास्तव, जो राजभवन के करीबी होने का दावा करता है, उसके बारे में जांच होगी क्या? होनी चाहिए। लखनऊ के जिस भैया जी की चर्चा बिहार के विश्वविद्यालयों में रहती है, उनके बारे में पता किया जाए क्या? किया जाना चाहिए। मगध विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर के खिलाफ कार्रवाई कब होगी? होनी चाहिए। मिथिला विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर एसपी सिंह के खिलाफ मामले दर्ज कब होंगे? होने चाहिए। मुजफ्फरपुर विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर हनुमान पांडे के आरोपों की जांच कब होगी? होनी चाहिए। छपरा, पूर्णिया, पटना के विश्वविद्यालयों में अराजक और भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ कार्रवाई कब होगी? होनी चाहिए। इस तरह के दर्जनों सवाल हैं और दर्जनों संभावनाएं हैं जो बेहद जरूरी हैं, और उनका निदान उनसे कहीं ज्यादा जरूरी है। लेकिन एक लाचार हलचल है और एक खामोश उदासीनता। इन दोनों के बीच बिहार के लाखों बच्चे हैं जिनका भविष्य अपने अंधेरे पर आंसू बहा रहा है। लेकिन यकीन मानिए, हमारा ये युद्ध जारी है और जारी रहेगा। अरसत में आज इतना है। अगले हफ्ते मेरी मुलाकात आपसे फिर होगी। तब तक के लिए नमस्कार।